नमस्ते दोस्तों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है क्लास 12 का जूलॉजी पोर्शन, जिसमें हम लोगों ने मानव जनन पढ़ना स्टार्ट किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने मानव जनन स्टार्ट किया था। हम देखे थे कि मानव जनन में हमको क्या क्या पढ़ना है, प्राथमिक यौनांग क्या होते हैं, द्वितीयक यौनांग क्या होते हैं। तो हम तेईस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम पढ़े थे जनन के चरण कौन कौन से हैं। तो आप लोग याद कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर देखे होंगे। हम लोगों ने देखा था कि जनन का कौन कौन सा स्टेप होता है। सबसे पहले क्या होता है, गेमिट बनता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, गेमिटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक का निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कह लेते हैं। हम बताए थे युग्मक दो तरह का होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। मेल में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा यानी कि शुक्राणु, और फीमेल में क्या बनेगा, ओवम यानी कि अंडाणु बनेगा। शुक्राणु बन गया, उसके बाद हम लोग आपको बोले थे दूसरा स्टेप क्या होता है, वीर्य सेचन, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में इंसेमिनेशन, यानी कि शुक्राणु का मादा जनन पथ में स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोले थे, वीर्य सेचन बोले थे, यानी कि इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हो गया, देन होगा क्या, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। किसको कहते हैं, नर तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। याद रखिएगा, मेल में जो स्पर्म होता है यानी कि शुक्राणु वो अगुणित होता है, फीमेल में जो होता है अंडाणु वो क्या होता है, अगुणित होता है। लेकिन जब स्पर्म और ओवम यानी कि शुक्राणु और अंडाणु मिल के जो जैगोट बनता है युग्मनज, वो क्या होता है, द्विगुणित। आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, देन क्या होता था, हम आपको बताए थे इम्प्लांटेशन, अंतरोपण, यानी कि जो जैगोट के बाद क्या बनता है, कोरकपुट्टी डेवलप करके वो गर्भाशय के दीवार से जाके क्या होता है, चिपक जाता है। हो गया अंतरोपण। अंतरोपण के बाद क्या होगा, गर्भधारण होगा, यानी कि जो फीमेल होता है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है। देन क्या होता है, 9 महीना तक बच्चा माँ के गर्भ में क्या होगा जी, डेवलप करेगा। उसके बाद क्या होगा, फाइनल स्टेप आपको क्या बताए थे, पार्चुरेशन, या कि जिसको हम प्रसव कहते हैं, यानी कि शिशु का जन्म हो जाएगा, उसको हम क्या कह लेंगे, प्रसव कह लेंगे। तो हम ये पढ़े थे। फिर हम आपको पढ़ाए थे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इवेंट्स में क्या क्या अंतर है। हिंदी में बोलते हैं कि नर तथा मादा जनन चरण में क्या अंतर है। तो आपको हम बताए थे कि मेल में जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होता है यौवना आरंभ के बाद शुरू होता है, जबकि फीमेल में जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया होता है वो माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। फिर हम पढ़े थे कि मेल में जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होता है वो जीवन काल चलेगा, जबकि फीमेल में क्या होता है जी, फीमेल में जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होता है वो 40 से 50 साल के बाद रुक जाता है, जिसको हम लोगों ने मेनोपोज का नाम दिया था। याद रखिएगा। फिर हम लोग पढ़े थे प्राथमिक यौनांग क्या होता है, द्वितीयक यौनांग क्या होता है। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाएगा एग्जाम में। शुरू से ही आपको नोट्स बनाते जाना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। अगर आपके क्लास में स्टार्ट हो गया क्लास 12 का सिलेबस तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना, क्योंकि हमारा लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा होता नहीं है, 15, 20, 25 मिनट का ही रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि प्राथमिक यौनांग क्या होता है, द्वितीयक। प्राथमिक यौनांग किसको कहते हैं, याद रखिएगा, वैसा अंग जहाँ पे युग्मक बनेगा और हार्मोन उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक यौनांग। मेल में कौन सा प्राथमिक यौनांग होता है, मेल में होता है वीर्यसन, और फीमेल में क्या होता है, ओवम, यानी कि अंडाशय होता है। उसके बाद हम आपको बताए थे द्वितीयक यौनांग क्या होता है। तो याद रखिएगा, वैसा अंग जहाँ पे क्या होगा, युग्मक का संचयन होगा और वो स्थानांतरण में मदद करेगा। आपको हम इस तरह से समझाए थे कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारा प्राथमिक यौनांग है वो क्या है, फैक्ट्री है, मशीन है, और जो द्वितीयक यौनांग क्या है, ये फैक्ट्री है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट जो बना है वो जमा रहेगा, फिर यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाएगा रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। ठीक, तो द्वितीयक यौनांग समझ गए किसको कहते हैं, वैसा अंग जिस जहाँ पे युग्मक का संचयन होगा और स्थानांतरण में मदद करेगा, उसको हम द्वितीयक यौनांग कहते हैं। आज हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इसमें 2 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता है मानव में कैसा जनन पाया जाता है, सबको पता है लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन क्या था, लैंगिक जनन आप लोग पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी क्लास 10th में। तो लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पुरुष जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर होते जाता है आप नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए क्या लिखिए, सबसे पहला लाइन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पुरुष जनन तंत्र जो है शरीर के श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र समझते हैं, जो दोनों जांघों के बीच की जगह होता है उसको हम श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ उपस्थित होगा, श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होगा। आइए हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें क्या क्या किसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखिए, इसमें शामिल होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले क्या लिखे हैं, वीर्यसन, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। ये क्या है जी, प्राथमिक यौनांग है। बताइए प्राथमिक यौनांग किसको कहते हैं, अभी तुरंत आपको बताएं कि वैसा अंग जहाँ पे युग्मक बनेगा और हार्मोन उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक यौनांग। तो मेल में कौन सा प्राथमिक यौनांग होता है, वीर्यसन। यहीं पर क्या होगा, ये आपका शुक्राणु बनेगा और आगे संचयन के लिए कहाँ जाएगा, द्वितीयक यौनांग में जाएगा। उसके बाद देखिए हम क्या लिखे हैं, सहायक नलिका। सहायक नलिका में हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, ये हो गया आपका प्राथमिक यौनांग। बाकी ये जितना भी ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि द्वितीयक यौनांग, इसको हम सहायक यौनांग भी बोल सकते हैं। तो आइए देखिए सहायक नलिका में हमको क्या क्या पढ़ना है।
विरसन जालिका के बारे में पढ़ना है, शुक्रवाहिका के बारे में पढ़ना है, अधिविरसन के बारे में पढ़ना है, शुक्रवाहक के बारे में पढ़ना है। इधर देखिए क्या लिखे, शुक्रवाहक नाम से पता चल रहा है जो क्या करेगा जी, शुक्राणु को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, शुक्रवाहक, भास डिफरेंस जिसको कहते हैं। जब हम आगे हम आपको पढ़ाएंगे, जब हम किसी भी मेल का अगर हम नसबंदी करते हैं जिसको हम वेसेक्टोमी कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इसी शुक्रवाहक नलिका को काट के बांध देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आपको, तो याद रखिएगा शुक्रवाहक नलिका क्या करेगा, शुक्राणु के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। जब हम किसी भी व्यक्ति का वेसेक्टोमी कर देते हैं जिसको हम पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं, तो उसमें क्या होता है, गेमिट भी बनेगा, गेमिट मतलब शुक्राणु भी बनेगा, लेकिन क्या होगा, वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो क्या है, आगे चल के पिताश्री नहीं बन सकता है। उसके बाद देखिए क्या लिखे, सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे, पुरस्थ ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, बल्ब देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ उपस्थित होता है। उसके बाद देखिए इधर क्या लिखे, शुक्राशय एक पेयर होता है, एक पेयर मतलब जोड़ा, दूटा रहेगा, आप लोग तो अभी सिंगल हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखे, पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अनपेयर होता है, एक, अभी एक ही रहना, आपको पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना, इधर उधर ध्यान नहीं देना, प्यार वार के चक्कर में नहीं पढ़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। आगे क्या लिखे हैं, बल्बोरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोरेथ्रल ग्रंथि क्या होता है, एक पेयर होता है, एक पेयर मतलब ये भी क्या होगा, दो गो। हम आगे देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, ठीक। आगे हम देखिए क्या पढ़ेंगे, सहायक ग्रंथि के बाद पढ़ेंगे बाह्य जनन के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटलिया, पढ़ेंगे सीसन के बारे में। आप लोग क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे जनन के बारे में, लेकिन हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे मानव जनन के बारे में, तो लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे विरसन के बारे में, एक एक करके पढ़ते हैं। आइए तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेस्टिस, विरसन के बारे में। अभी आपको हम पढ़ा है विरसन क्या होता है। विरसन एक प्राथमिक यौनांग होता है। प्राथमिक यौनांग के मतलब क्या, यहाँ पे शुक्राणु बनेगा और क्या होगा, हार्मोन बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक यौनांग। तो आइए पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। देखिए क्या लिखे हैं, टेस्टिस एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा माने दूटा होगा, सभी के पास होता है दूटा, जिसको आप लोग छोकरोग संपत्ति कहते हैं। तो विरसन क्या होगा, एक जोड़ा होगा, यानी कि दूटा होता है। आगे देखिए क्या लिखे, विरसन उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विरसन कोष कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि उदर गुहा के बाहर ही क्यों रहता है प्रेजेंट, तो याद रखिएगा जो हमारा विरसन कोष होता है जिसमें क्या होता है, विरसन उपस्थित होता है। देखिए यहाँ लिख दिया है कि विरसन उदर गुहा के बाहर एक थैली यानी कि धानी स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विरसन कोष कहते हैं, एस्कोटम कहते हैं। कुछ इस तरह से समझ लीजिए, ये हो गया आपका विरसन कोष। इसके अंदर क्या होगा, विरसन होगा। तो ये विरसन कोष क्या करता है, इस विरसन के तापमान को आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, यानी कि आपके जो शरीर का सामान्य तापमान है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, उससे क्या करेगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करके रखता है, जो कि क्या होता है जी, शुक्राणु जनन के लिए जरूरी होता है। फिर से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका विरसन कोष है, इसमें क्या होगा, विरसन उपस्थित होगा। हम बोल रहे हैं कि ये इस विरसन कोष का काम क्या होता है कि ये जो विरसन इसके अंदर उपस्थित होता है, इसके तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करके रखेगा, जो कि क्या होता है, शुक्राणु जनन के लिए जरूरी होता है। शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखे होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको हम कल पढ़ाए थे आपको कि जहाँ भी जेनेसिस वर्ड लिखल है तो मतलब समझिए कि कुछ बन रहा है। और देखिए पीछे क्या लिखल है, स्पर्मेटो, यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी मीनिंग क्या होता है, शुक्राणु जनन। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। देखिए वही लिखे हैं कि विरसन कोष विरसनों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि बताइए जो हमारा विरसन होता है उस शरीर से बाहर ही क्यों प्रेजेंट होता है। तब याद रखिएगा कि जो हमारा विरसन होता है शरीर के बाहर एक उदर गुहा, एक थैली जैसी संरचना में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विरसन कोष कहते हैं। इस विरसन कोष का क्या काम होता है, हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर करके रखेगा विरसन का, जो कि शुक्राणु जनन के लिए जरूरी है। यहाँ लिख दिए हैं, कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन यानी कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, उसमें क्या होता है, आवश्यक होता है। फिर से सुन लीजिए एक बार, हम लोग पढ़े विरसन के बारे में। विरसन एक पेयर होता है, यानी कि 2 होगा, समझ रहे हैं, सबके पास 2 होगा। आगे हम लिखे हैं कि जो हमारा विरसन है यह उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना, ये देखिए ये रहा आपका थैली, ये थैलीनुमा संरचना में उपस्थित हो जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, विरसन कोष। ये रहा आपका विरसन कोष, ठीक। इसके अंदर पाया जाएगा क्या, विरसन। इस विरसन कोष का क्या काम है, इस विरसन के तापमान को हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, उससे क्या करेगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। तो देखिए क्या होगा, 37 में से 2 घटे कितने होगा, 35,
यानी कि आपके शरीर के तापमान को क्या करेगा 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखेगा, जो कि शुक्राणु जनन के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हम क्या लिखे हैं जी, आपका विरसन होता है, इसका आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। याद रखिएगा। इसका लंबाई कितना होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं विरसन का आंतरिक संरचना। उसके अंदर जाके देखेंगे क्या क्या होता है, शुक्राणु कहाँ बनता है। आपको हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपको एक फिगर बना देंगे, जो कि आपको नोट्स में लिख लेना है। फिर से सुन लीजिएगा आप लोग। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग को शुरू से पढ़ते जाना। सिर्फ एक चैप्टर आप हमारे साथ पढ़ के देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारा एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लग पा रहा है और हमसे क्वेश्चन भी नहीं छूट रहा। आपको बस ध्यान से सुनते रहना है। आइए इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस का। आइए हम स्टार्ट करते हैं, टेस्टिस का आंतरिक संरचना पढ़ते हैं। इससे पहले हमने जान लिया टेस्टिस क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए क्या लिखे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, विरसन का आंतरिक संरचना। आइए पढ़ते हैं। देखिए एक एक करके हम सब आपको बताते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए क्या लिखे हैं यहाँ, सघन आवरण ट्यूनिकल एल्बुजिनिया। ये जो टेस्टिस नजर आ रहा है, टेस्टिस के ऊपर एक सघन आवरण होता है, इसका इंग्लिश होता है ट्यूनिकल एल्बुजिनिया। ये क्या करेगा, टेस्टिस को 250 भाग में बांटेगा। ये नज़र आ रहा है 1 2 3 4, इस तरह से 250 भाग में इसको डिवाइड करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विरसन पालिका कहते हैं। फिर से सुनिएगा, टेस्टिस के ऊपर एक सघन आवरण होता नजर आ रहा है। ये क्या करेगा, इस टेस्टिस को 250 भाग में बांटेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, विरसन पालिका कहते हैं। नजर आ रहा है 1 2 3। इसमें 250 बनाना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम यहाँ 2 4 लिख दिए हैं, बना दिए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विरसन पालिका। अब आइए उसके अंदर चलते हैं। इस विरसन पालिका के अंदर नजर आ रहा है, इसमें 3 बना है, एक एक है। इस प्रत्येक विरसन पालिका में 1 से लेकर के 3 अति कुंडलित संरचना पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, शुक्रजनक नलिका कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर से सुनिए, टेस्टिस के ऊपर एक सघन आवरण है। ये क्या करेगा, टेस्टिस को 250 भाग में डिवाइड करेगा, जिसको हम विरसन पालिका कहते हैं। इस विरसन पालिका के अंदर नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, ये इसके अंदर 1 से लेकर के 3, देखिए नजर आ रहा 3 1 1, 1 से लेकर के 3 हो सकता है। 1 से 3 अति कुंडलित, कुंडलित मतलब समझ रहे हैं ना, पजरल पजरल, अति कुंडलित संरचना पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका। इसी शुक्रजनक नलिका में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। एक बार और बोल देते हैं, प्रत्येक टेस्टिस के ऊपर एक सघन आवरण होता है। ये क्या करेगा, विरसन को 250 भाग में बांटेगा, जिसको हम विरसन पालिका कहते हैं। इस विरसन पालिका के अंदर 1 से लेकर के 3 अति कुंडलित संरचना पाया जाता है, जिसको हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। आगे देखिए, ये आपको नजर आ रहा है एकदम जाली जैसा संरचना, इसको हम क्या कहेंगे, विरसन जालिका कह लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस। आगे आपको क्या नजर आएगा, शुक्रवाहिका भाषा डिफरेंस बनेगा क्या, इसके अंदर ये जो 1 से लेकर 3 अति कुंडलित संरचना, जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनक नलिका कहते हैं, इसी के अंदर शुक्राणु बनेगा। बनने के बाद देन यहाँ से आगे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये नजर आ रहा है आपको क्या, विरसन जालिका। आगे चल के कहाँ जाएगा, शुक्रवाहिका में। आपको हम स्पर्म पाथवे भी पढ़ाएंगे कि सेमनीफेरस से ट्यूब्यूल में बना, उसके बाद कहाँ कहाँ कैसे कैसे बाहर निकला, वो भी आपको हम बताएंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये शुक्रजनक नलिका हो गया, विरसन जालिका हो गया। आगे देखिए क्या लिखे, शुक्रवाहिका, देन कहाँ जाएगा, ये अधिविरसन में, देन शुक्रवाहक। ये है भाष डिफरेंस। इससे पहले आपको हम बताएं कि जब भी हम क्या करते हैं जी, पुरुष नसबंदी करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी, नाम से पता चल रहा है वेसेक्टोमी, यानी कि भाष डिफरेंस को काट करके हम क्या करेंगे, बांध देंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, वेसेक्टोमी। तो इसी शुक्रवाहक नलिका को हम क्या करते हैं, काट के बांध देंगे। तो देखिए यहाँ से तो इधर सब कुछ ठीक है, आपके शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु का भी निर्माण हो रहा है, हार्मोन भी बढ़ेगा, आपका सिस्टम भी ठीक रहेगा, सिर्फ क्या होगा, बाप नहीं बन सकते हैं। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हम टेस्टिस का आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि टेस्टिस के ऊपर एक सघन आवरण होता है। ये टेस्टिस को 250 भाग में बांटेगा, जिसको हम विरसन पालिका कहते हैं। इस विरसन पालिका के अंदर 1 से लेकर के 3 अति कुंडलित संरचना पाया जाता है, जिसको हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं। इसी शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ बनने के बाद ये आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाएगा। ये विरसन जालिका हो गया। आगे चल के शुक्रवाहिका, अधिविरसन, शुक्रवाहक, शुक्रवाहक के बाद आगे चलेगा इजैकुलेटरी डक्ट, आगे बाहर निकल जाता है यूरेथ्रल मीटस, यानी कि पेनिस से। इसी भाष डिफरेंस को हम क्या करते हैं, पुरुष नसबंदी के समय काट करके बांध देते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि ये जो शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या क्या होता है। एक बार सुन लीजिएगा, इस शुक्रजनक नलिका के अंदर, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रांसफर सेक्शन, इसको काट करके,
शुक्रजनक नलिका के अंदर दो तरह का सेल पाया जाएगा, एक होता है सट्टोली सेल, एक होता है नर जर्म कोशिका। नर जर्म कोशिका क्या करेगा, आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करेगा, और वो सट्टोली कोशिका क्या करेगा, उस शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगा। तो इस शुक्रजनक नलिका के अंदर दो तरह का सेल, एक नर जर्म सेल, एक सट्टोली सेल। याद रखिएगा, नर जर्म सेल का क्या काम है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु बनाएगा, और सट्टोली सेल क्या करेगा, उस शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगा। और इस शुक्रजनक नलिका के बाहर जो जगह रहता है उसको हम अंतराली अवकाश कहते हैं, जहाँ पे छोटा छोटा ब्लड वेसल्स पाया जाएगा और लीडिंग सेल पाया जाएगा। लीडिंग सेल का क्या काम है जी, एंड्रोजन नामक हार्मोन संश्लेषित करना, जिस हार्मोन के वजह से हमारे शरीर में अलग अलग तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। किसमें, मेल में। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर है, टेस्टिस, इसमें शुक्राणुजनन के अंदर जो खाली जगह पाई जाएगा उसको हम लीडिंग अंतराली अवकाश कहते हैं, जहाँ पे लीडिंग कोशिका पाई जाएगा। लीडिंग कोशिका का काम क्या है, एंड्रोजन नाम का हार्मोन संश्लेषित करना। जैसे जैसे आप में हार्मोन बढ़ते जाएगा, आपके मन में लड्डू फूटने लगेगा, तो आपको क्या करना है, इस संशय बचा के रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या क्या होता है, एक एक करके। जो भी हम बोले आपको कि टेस्टिस के ऊपर एक सघन आवरण होता है, ये 250 भाग में बांटता है, जिसको मिश्रण पालिका कहते हैं। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, देन हम लोग लास्ट में एक शायरी सुनेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। हमने आपको टेस्टिस के बारे में पढ़ा है, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया। जो हमने बोला वही देखिए यहाँ लिख दिया है कि प्रत्येक विरसन के ऊपर क्या होता है, एक सघन आवरण होता है जिसे हम ट्यूनिकल बुजुनिया कहते हैं। यह क्या करेगा, विरसन को 250 भाग में बांटेगा। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ यहाँ लिखना है। यह विरसन को 250 कक्ष में विभाजित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विरसन पालिका कहते हैं। नजर आ रहा है। आगे हम लिखे हैं कि बताया आपको कि प्रत्येक विरसन पालिका में 1 से लेकर के 3 अतिकुंडलित संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, शुक्रजनक नलिका कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहिएगा टेस्टिस में। अगर पूछेगा कि टेस्टिस में भी कहाँ, तो आप कहिएगा शुक्रजनक नलिका में। ऑप्शन में आएगा बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, अगर टेस्टिस रहेगा तो आप टेस्टिस में टिक लगा दीजिएगा। अगर रहेगा टेस्टिस भी रहेगा और शुक्रजनक नलिका भी रहेगा, तो आपको कहाँ लगाना है, शुक्रजनक नलिका में लगाना है, ठीक। तो जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका। अब हम शुक्रजनक नलिका का आरेखीय काट देखते हैं। आइए देखिएगा, यह है शुक्रजनक नलिका का आरेखीय काट। हम इससे पहले आपको बताए थे कि शुक्रजनक नलिका के नलिका में 2 तरह का सेल पाया जाता है। कौन कौन सा, सट्टोली सेल, एक नर जर्म सेल। उसके बाद बताए थे कि उसमें अंतराली अवकाश पाया जाता है, जिस अंतराली अवकाश में ब्लड वेसल्स भी पाया जाएगा, यानी कि रुधिर कणिकाएं भी पाया जाएगा। और उसके बाद क्या पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा लीडिंग सेल, जो क्या करेगा, एंड्रोजन नामक हार्मोन बनाएगा। तो देखिए यहाँ लिखे हैं, ये आपको नजर आ रहा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये रहा आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का आरेखीय काट पढ़ रहे हैं। ये रहा आपका शुक्रजनक नलिका है, नजर आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि शुक्रजनक नलिका नहीं, ये रहा, ये शुक्रजनक नलिका 1 से लेकर के 3 रहता है। इसके जो बाहर खाली जगह है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं, ठीक। अब देखिए बताए थे कि आपको कि इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या होगा, रुधिर वाहिका भी हो सकता है। आप लोग रुधिर मतलब होता है ब्लड, खून, पढ़े होंगे आप लोग। 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अभी चर्चा नहीं करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास टाइम मिलेगा हम आपको पूरे बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ये ब्लड के बारे में पढ़ाना, पूरे मानव के बारे में पढ़ाएंगे, बस जस्ट अभी हमारा स्टार्ट है। ये क्या, रुधिर वाहिका है। उसके बाद हम बोले कि इस अंतराली अवकाश में अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका पाया जाता है। लीडिंग कोशिका का काम क्या है, लीडिंग कोशिका काम होता है एंड्रोजन नामक हार्मोन संश्लेषित करना, जो कि क्या है, एक मेल हार्मोन है, जिसके कारण मेल में क्या होता है, परिवर्तन होता है, मूंछ दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, आवाज़ भारी होने लगता है, ठीक। आगे देखिए, ये नजर आ रहा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। आपको पता है कि जब आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाइएगा तो 2 तरह का कोशिका मिलेगा। एक मिलेगा आपको नर जर्म कोशिका, जिसको हम शुक्राणुजन कहते हैं। दूसरा कौन सा मिलेगा, सट्टोली कोशिका। सट्टोली कोशिकाओं को हम नर्स सेल भी कहते हैं। आइए सुनिएगा, शुक्राणुजन कोशिका का काम क्या होता है, नरजर्म कोशिका का काम, इसका काम है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आगे चल के शुक्राणु बनाना। अर्धसूत्री क्या होता है, समसूत्री क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको जान लेना है कि नर जर्म कोशिका आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करेगा। और ये जो सट्टोली कोशिका, जिसको हम नर्स सेल भी कहते हैं, ये क्या करेगा, इस शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगा। तो फिर से सुन लीजिएगा, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्रजनक नलिका में 2 तरह का सेल होगा, एक नरजर्म कोशिका, एक सट्टोली कोशिका। नरजर्म कोशिका का क्या काम होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु बनाना, और सट्टोली कोशिका काम होता है उस शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। इस अंतराली अवकाश में जो अंतराली कोशिका है, कोशिका या लीडिंग कोशिका, इसका काम क्या है, एंड्रोजन नामों का हार्मोन संश्लेषित करना। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम इसका जो अभी बोले कि शुक्रजनक नलिका में 2 तरह का कोशिका होता है, ये हम आगे लिखा देंगे। आप लोग क्या करिएगा, साथ साथ के नोट्स बनाते जाइएगा। जितना भी पढ़ाया जा रहा है
जब हम आपको एक टॉपिक पढ़ा देंगे, जैसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर देंगे पढ़ा के, अब जाके आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपके एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर किया गया है, आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको ईमानदारी से आके यहाँ पढ़ना, नोट्स बनाना है, आपका एनसीईआरटी ऐसे ही कवर हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, आप नीट का तैयारी करिए या बोर्ड का तैयारी करिए, हम पूरा कोशिश करेंगे कवर करने का, बस एक टॉपिक पढ़ते फिर आप पढ़ के देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो जाते जाते आइए एक शायरी सुन लेते हैं, जो अभी क्लास 12 में जाने वाले हैं, जिसको अलग अलग प्रकार की सुंदर कन्याएँ की ओर आकर्षण बढ़ते रहता, पसंद आते रहता है, उसके लिए ध्यान से सुन लीजिएगा कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। सुनिएगा, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, बचाए रखना खुद को मोहब्बत के इन फेरों से, ये अच्छे अच्छे की हालत बिगाड़ देती है। तो धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिएगा।